हाय एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या फिर गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके अंदर डेरिवेशन से पहले की कुछ चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट करेंगे। कंसीडर अ माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल रिप्रेजेंटिंग अ वेरी लार्ज आइसोलेटेड सिस्टम्स। एक माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल है, उसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स जो है वो इंक्लूडेड है। लेट्स इमेजिन दैट ईच सिस्टम ऑफ द एंसेंबल इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब सिस्टम। अब हम ये भी मान रहे हैं कि जो एक सिस्टम होगा वो भी छोटे 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 सब सिस्टम से मिलकर बना हुआ होगा, विच आर इन म्यूचुअल थर्मल कॉन्टेक्ट एंड कैन एक्सचेंज एनर्जी, जो कि एनर्जी आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, बट नॉट द पार्टिकल विद ईच अदर। तो वो जो सब सिस्टम है वो पार्टिकल एक्सचेंज नहीं कर सकते बट एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये कौन सा सब सिस्टम हुआ, ये कौन सा एंसेंबल हुआ। मतलब माइक्रो कैनोनिकल के अंदर हमने बेसिकली एक कैनोनिकल एंसेंबल डेवलप कर दिया, क्योंकि कैनोनिकल एंसेंबल की ही डेफिनेशन थी कि उसके अंदर एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है लेकिन पार्टिकल एक्सचेंज नहीं हो सकते। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हमने एस नाम दे दिया। हमारे पास जो सब सिस्टम है, हर सब सिस्टम को हमने एस नाम दे दिया। द रेस्ट ऑफ द सिस्टम विल बी डिनोटेड बाय आर। रेस्ट ऑफ द सिस्टम जो है उसे हमने आर नाम दे दिया एंड इज समटाइम्स कॉल्ड द हीट रिजर्वर। तो यहाँ पर फिगर 5.6 में है, तो फिगर देख लेते हैं एक बार कि क्या फिगर बन रहा है हमारा। यस, ये हमारा फिगर बन रहा है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा सब सिस्टम है, ये एस ले लिया है, और ये जो है बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला सिस्टम है। और एनसेम्बल तो इससे भी बाहर होगा। एनसेम्बल मान लीजिए इससे भी बड़ा होगा, बहुत सारा बड़ा होगा, उसके अंदर छोटे 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 नहीं, बड़े बड़े सिस्टम रखे हुए होंगे। ऐसे बड़े बड़े सिस्टम होंगे और सबके अंदर छोटा सा सब सिस्टम बना हुआ होगा, ऐसे छोटे छोटे। तो हमने क्या किया है कि हमने एक एनसेम्बल लिया, वो माइक्रो कैनोनिकल था। अब क्योंकि वो माइक्रो कैनोनिकल है तो वो ना तो एनवायरनमेंट के साथ में एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, ना ही एनवायरनमेंट के साथ में पार्टिकल एक्सचेंज कर रहा है। तो ये तो माइक्रो की प्रॉपर्टी हो गई, करेक्ट। उसके अंदर हमने एक सिस्टम बनाया, और वो सिस्टम जो है वो इस बार उस सिस्टम के अंदर हमने छोटे-छोटे सब सिस्टम ले लिए, और ये हमने बोल दिया कि ये आपस में क्या है, थर्मल कॉन्टैक्ट के अंदर है। तो ये एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं लेकिन पार्टिकल एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो ये वाला कौन-सा एनसेंबल हो गया, एक तरह से ये कैनोनिकल हो गया। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। बड़ा वाला जो है वो माइक्रो कैनोनिकल है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी सराउंडिंग के साथ में हमें एनर्जी एक्सचेंज नहीं करवानी है। और हमारे पास ये रेस्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ हीट रिजर्वर। तो इस छोटे से सब सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो बचा हुआ जितना भी पार्ट है उसे हम रिजर्वर कहेंगे। इसलिए हमारा जो सब सिस्टम होगा, सब सिस्टम उसे हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रिमेनिंग पार्ट जो है हीट रिजर्वर, उसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस डायग्राम का सिर्फ इतना ही मतलब था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हमारे एक्चुअल डेरिवेशन पे। तो डायग्राम मैंने आपको दिखाई दिया। द टोटल सिस्टम इज डिनोटेड बाय टी। सपोज दोनों को मिला के जो सिस्टम था उसे हम टी से डिनोट कर रहे हैं। द टोटल सिस्टम इज अ मेंबर ऑफ माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। मैंने बता ही दिया था कि जो टोटल सिस्टम है बड़ा वाला, वो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल का एक मेंबर है, एंड इट इज आइसोलेटेड, और वो आइसोलेटेड भी है। हेंस इट्स एनर्जी इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। तो टोटल सिस्टम की जो एनर्जी है उसे हम लिखेंगे ई टी से, और इट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। Let the energies of the subsystem and the rest of the system by denoted by ES and ER। जो सबसिस्टम है उसकी एनर्जी मान लीजिए है ES, और जो रिजर्वर है, हीट रिजर्वर, उसकी एनर्जी R है, और दोनों से मिलकर बनने वाला जो सिस्टम होगा उसकी एनर्जी ET होगी। और ET हमेशा कांस्टेंट होगी, क्योंकि ET जो है वो उस सिस्टम की है जो कि माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल का पार्ट है। तो हमारे पास एक इक्वेशन मिलती है, ET इज इक्वल टू ER प्लस ES। जाहिर सी बात है। एज द सबसिस्टम एस, सबसिस्टम जो है बिकॉज वो एक्सचेंज कर सकता है एनर्जी को बट नॉट द पार्टिकल, हेंस इट इज अ मेंबर ऑफ कैनोनिकल एंसेंबल। बता ही दिया था मैंने आपसे कि जो सबसिस्टम है वो कैनोनिकल एंसेंबल बन गया। इट इज कंपेरेटिवली स्मॉल बट यूजुअली कंटेनिंग 10⁻24 पार्टिकल। ये छोटा होता है लेकिन इसके बावजूद भी इसके अंदर इतनी गैस तो आई जाती है कि उसके 10⁻24 पार्टिकल आ जाएं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शंस बहुत वीक हैं। ये थ्योरी हमारे किसी काम की नहीं है। तो हम डायरेक्टली आगे चलते हैं डेरिवेशन पे, क्योंकि एग्जाम में ये सब लिख के नहीं आना है। चलो, अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम एक डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन करते हैं रो। एक डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये बताता है कि पार्टिकल जो है सिस्टम के अंदर किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स वही होते हैं जो मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल को एक फेस पॉइंट कहा जा रहा है, मॉलिक्यूल को एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, खुद के फेस स्पेस में है ही। एक कंडीशन हमें यहाँ से ये मिल जाएगी, कंडीशन लिखी हुई है, ई टी इज इक्वल्स टू ई आर प्लस ES is equals to constant।
क्योंकि ईटी जो है वो टोटल सिस्टम की है, जो कि माइक्रो कैनोनिकल का पार्ट है इसलिए। अब यहाँ से चीज़ आपको समझने वाली बात है। लेट डी ओमेगा टी, क्या लिखा हुआ है? डी ओमेगा टी। लेट डी ओमेगा टी रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी। ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट द टोटल सिस्टम टी, हमारा जो बड़े वाला सिस्टम है टी, टोटल सिस्टम टी इज इन द एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम डी टाउ टी। डी टाउ टी, इस वॉल्यूम एलिमेंट में हमारा ये सिस्टम फॉल करे, उसमें रहे, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है? डी ओमेगा टी। तो डी ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी, जाहिर सी बात है कि अगर वो डी ओमेगा टी उसकी प्रोबेबिलिटी है तो ये हमेशा उस वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगी जिसमें ये रहेगी। करेक्ट। प्रोबेबिलिटी जो है, अगर हम कह रहे हैं कि सिस्टम हमारा इस वॉल्यूम में होना चाहिए, तो सिस्टम के उस वॉल्यूम में रहने की प्रोबेबिलिटी हमेशा उस वॉल्यूम के तो प्रोपोर्शनल होगी ना। तो यहाँ से साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगा लिया सी, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाता है डी ओमेगा टी जो है वो सी डी टाउ टी के बराबर है। और ये कब है? जब आपकी एनर्जी जो है वो ईटी और ईटी प्लस डेल्टा ई की रेंज में है, यानी कि दो लेवल में है। ये रेंज है हमारे पास ईटी एनर्जी है और इसकी रेंज है ईटी प्लस डेल्टा ईटी, यानी कि इन दोनों की रेंज में हमारा सिस्टम है। एक तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी, और ये किस में है? डी टाउ टी वॉल्यूम में है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी, और बराबर जीरो। ये प्रोबेबिलिटी जीरो होगी इस एनर्जी रेंज के बाहर। तो हमने खत्म कर दिया किस्सा। हमने बोल दिया कि हमारा जो सिस्टम है टी वाला, हमारा जो टी सिस्टम है वो एक तो डी टॉ टी वॉल्यूम में रखा हुआ है, और दूसरी बात हमने बोल दी कि वो ई से लेके ई प्लस डेल्टा ई एनर्जी के अंदर ही है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। सी हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है। अब हम डी टो का एक्सप्रेशन लिखते हैं। डी टो का एक्सप्रेशन होता है हमारे पास फेस स्पेस का वॉल्यूम, जिसमें पोजीशन कोऑर्डिनेट भी होते हैं और मोमेंटम कोऑर्डिनेट भी होते हैं। यहाँ पर जो मोमेंटम कोऑर्डिनेट है, इसके भी हम क्या करते हैं? दो पार्ट कर लेते हैं। इसके हम दो पार्ट कर लेते हैं। कौन से पार्ट दो होंगे? पहला होगा इस वाले का पार्ट होगा डो टी एस, और दूसरा होगा सॉरी डी टो एस, और दूसरा होगा डी टो आर। अब डी टो एस में क्या होगा? इट इज कंटेनिंग कोऑर्डिनेट्स एंड मोमेंटा, मतलब इस सॉरी इस डीपी के नहीं, पूरे के एलिमेंट के हमने दो पार्ट कर लिए। पूरे वॉल्यूम एलिमेंट के हमने दो पार्ट कर लिए, जिसमें डी क्यू, मतलब कहना मैं ये चाह रही हूँ, रुकना आपको समझ में आ जाएगा। ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो पूरा वॉल्यूम एलिमेंट हमें मिला है, इसको हम दो वॉल्यूम एलिमेंट में तोड़ देते हैं। ठीक है, एक वॉल्यूम एलिमेंट होगा डी टाउ एस और एक होगा डी टाउ आर। तो जो डी टाउ एस होगा उसमें हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट और मोमेंटम कोऑर्डिनेट दोनों होंगे, लेकिन वो किसके होंगे? सब सिस्टम एस के होंगे। और एक हमारे पास है डी टाउ आर, उसमें हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे और मोमेंटम होंगे किसके? रिजर्वर के होंगे। करेक्ट। तो इस हिसाब से तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि ये जो डी टो है, इस इक्वेशन को ही अगर आगे लिखे तो इसमें मल्टीप्लिकेशन में हमें मिलेगा डी टो एस और डी टो आर, क्योंकि इसके भी पोजीशन मोमेंटम मल्टीप्लिकेशन में है, इसके भी पोजीशन मोमेंटम मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। हेंस ये वाली इक्वेशन हमारी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? इक्वेशन 2 बोली थी इन्होंने ये वाली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में है डी ओमेगा टी। ठीक है, राइट हैंड साइड में है सी, राइट हैंड साइड में है सी, और उसके बाद लिखा हुआ था टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम को हमने लिख दिया डी टो एस और डी टो आर, और किस एनर्जी रेंज के लिए है? इस एनर्जी रेंज के लिए है, और जीरो होगा आउटसाइड दिस एनर्जी रेंज। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। उसके बाद अपन क्या करेंगे? नाउ वी विश टू फाइंड, ये फाइंड है, यहाँ पे फाइंड है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डी ओमेगा। अब इस बार हम कौन सी प्रोबेबिलिटी ये है? दैट द सब सिस्टम इज इन द वॉल्यूम डी टो एस। अभी तक क्या बात कर रहे थे? अभी तक प्रोबेबिलिटी ले रहे थे टोटल सिस्टम की, किस में होने के लिए? डी टो टी में होने के लिए। अब प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं डी ओमेगा ले रहे हैं, और वो किसकी ले रहे हैं? वो सब सिस्टम की ले रहे हैं, किस में होने की? डी टो एस में होने की प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं। तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी वो देख लेते हैं। अभी प्रोबेबिलिटी लेंगे। एस फ्रॉम इक्वेशन 1 वी नो ई आर इज इक्वल, हमें पता है कि ई एस प्लस ई आर जो है वो किसके इक्वल आ रहा था? ई टी के इक्वल आ रहा था। यहाँ से ई आर की वैल्यू निकालो तो ई एस उधर चला जाएगा और ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। देयरफॉर वी कैन राइट सिग्मा ई आर इज इक्वल टू अगर यहाँ पर सिग्मा आर जो कि फंक्शन है, मान लीजिए सिर्फ ई आर का, उसे हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा, और ई आर की जगह क्या लिख सकते हैं? ई टी माइनस ई एस। एक कोई फंक्शन लिया हमने सिग्मा, विच इज अगेन एंट्रोपी है। सिग्मा हमने लिया है, वो फंक्शन है ई आर का, तो ई आर के फंक्शन के बजाय क्या लिख सकते हैं? ई टी माइनस ई एस लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया है? यहाँ पर हमने लगाया है टेलर सीरीज एक्सपांशन। टेलर सीरीज
एक्सपांशन। टेलर सीरीज एक्सपांशन क्या होती है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ प्राइम ए। करेक्ट। तो यहाँ पे अब आप देख लेना कैसे लगाया हुआ है, ईटी माइनस ई एस का लगाया है। तो सबसे पहले ईटी के, क्योंकि हमारे और टेलर सीरीज एक्सपांशन ध्यान रखना तभी लग सकता है जब ये जो एक्स की वैल्यू होती है ये इसके नियर बाय एक्स जो होता है यहाँ पे जिस पॉइंट के अबाउट हमें निकालना होता है, जैसे एफ ऑफ ए हमें पता है, तो इसके बिल्कुल आसपास में किसी फंक्शन का बिहेवियर अगर हमें चेक करना होता है तब टेलर सीरीज एक्सपांशन लेते हैं। तो बिल्कुल पास में मतलब बहुत नजदीक से डिस्टेंस होनी चाहिए। तो ईटी और ईएस में ये क्यों लगाया? क्योंकि ईटी और ईएस में जो हमारा ईएस है, सब सिस्टम है, वो बहुत छोटा है और जो हमारा रिजर्वर है वो बहुत बड़ा है। तो टोटल सिस्टम टी का मैक्सिमम यानी 99% पार्ट जो है वो आर वाला सिस्टम बना रहा है और 1% पार्ट जो है वो एस वाला बना रहा है। तो क्योंकि ईएस की वैल्यू ईटी के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, इसलिए एफ ऑफ एक्स माइनस ए के अंदर हम यहाँ पर टेलर सीरीज एक्सपांशन लगा सकते हैं। अब टेलर सीरीज में बहुत बार बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स में बता चुकी हूँ, तो आप डायरेक्टली ये याद रख लीजिए कि टेलर सीरीज से दो टर्म शुरुआत में ये आएंगे कि फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे आपको पता है, तो सिग्मा आर की वैल्यू ईटी पर, और फिर एक डिफरेंशिएशन होता है एफ प्राइम में। तो यहाँ पर एफ प्राइम ए की जगह क्या लिखा हुआ है? डेल सिग्मा अपॉन डेल टी, और यहाँ पे लिखा होता है एक्स माइनस ए। तब जब यहाँ पे एक्स होता है, एक्स को रिप्लेस करना है एक्स माइनस ए तक, तो आपको यहाँ पे सिंगल टर्म मिलेगा जो कि आ गया ई एस। ठीक है। मैं चाहूँ तो टेलर सीरीज पूरे अच्छे से भी बता सकती हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है, आप याद रख लो टेलर सीरीज एक्सपांशन से इसका आंसर यही आएगा। हमने शायद इससे पहले वाले कुछ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के पेपर किए थे, उसमें भी हमने टेलर सीरीज लगाई है। तब मैंने बता दिया है कि इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर क्लासिकल ईडी की जो फर्स्ट यूनिट है उसमें मैंने बता दिया है कि जब आपके पास सिंपली एफ ऑफ एक्स नहीं हो बल्कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस ए हो तो टेलर सीरीज कैसे बनाई जाती है। तो उस तरह से आपके पास टेलर सीरीज से ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। चलो, इसमें टाइम वेस्ट मैं नहीं कर रही हूँ। अगर किसी को ये समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना क्वेश्चन, वहां पर मैं डिटेल से लिख के लिख दूंगी। ओके, पर अभी नहीं कर रही हूँ, अभी मान मान के चल रही हूँ कि टेलर सीरीज एक्सपांशन आप खुद लगा लेंगे। नाउ एज द सब सिस्टम इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन विद द टोटल सिस्टम, जो कि मैंने अभी बोला था, तो हम बोल सकते हैं कि जो सब सिस्टम की एनर्जी होगी वो टोटल सिस्टम की एनर्जी से बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा, सॉरी, सब सिस्टम की एनर्जी टोटल सिस्टम से बहुत 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 कम होगी। तो देन वी कैन राइट, इधर तो सिग्मा आर है, ठीक है, और वो ई आर हो गया। इधर जो फर्स्ट फंक्शन है वो फर्स्ट फंक्शन हो गया, और इधर आपके पास यहाँ पे ये जो टर्म है ये एज इट इज लिख दिया, और ये कहना चाह रहा है कि इसके आगे वाली जो टर्म है उनको कर दो अवॉइड। तो अवॉइड करने से हमें केवल दो टर्म ही मिल गई, डॉट 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 भी नहीं लगाने आगे। अब ये आ गया। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन सिग्मा टी इन इक्वेशन 7। देखो, पहली बात, हमारे पास इक्वेशन 7 इन्होंने मिसप्रिंट करके इन्होंने दिया नहीं है इक्वेशन 7, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये रख कहाँ पे रहे हैं। मुझे खुद को भी नहीं पता ये कहाँ रख रहे हैं। ये तो इक्वेशन 5 है, ये इक्वेशन 6 है। यार हमें देखना पड़ेगा ये कहाँ रख रहे हैं। इनमें से किसी एक में रखेंगे ये। तो मेरे ख्याल से ये इसमें रखेंगे, इक्वेशन 7 ये होनी चाहिए। डेल्टा टो आर इज इक्वल्स टू ई रेस्ट, अच्छा ये मैंने नहीं बताया आपको। ओके 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 ओके, मैंने ये नहीं बताया। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास आउटसाइड द एनर्जी रेंज, सॉरी मैं बता देती हूँ आपको, हमारे पास यहाँ तक आ गए थे अपन। देन वी राइट, हाँ मैंने कहा था नाउ वी विश टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी डी ओमेगा डी टू एस में होने की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डी ओमेगा एस की प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? एक तो वो डी टी एस के भी प्रोपोर्शनल होगी और वो डी टो आर के भी प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि रिजर्वर भी डिसाइड करेगा। रिजर्वर का वॉल्यूम अगर घटता है तो सब सिस्टम का बढ़ेगा, सब सिस्टम का घटता है तो उसका बढ़ेगा, तो ये इन दोनों पे एक तरह से डिपेंड करेगा। तो डी टो एस पे डिफाइन करेगा सिस्टम के होने की प्रोबेबिलिटी, डी टो एस वॉल्यूम भी डिसाइड करेगा, और डेल्टा टो आर भी डिसाइड करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर इस डी ओमेगा एस की वैल्यू ये आ जाएगी। ये अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो इसको अवॉइड कर देना, क्योंकि मुझे भी इतना ही समझ में आया था। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं कि एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है। एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है सिग्मा आर, हम रिजर्वर की एंट्रोपी ले रहे हैं, लॉग डेल्टा टो आर। यहाँ से अगर डेल्टा टो आर की वैल्यू निकालोगे तो लॉग उधर चला जाएगा और क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंशियल सिग्मा आर। तो डेल टो आर की वैल्यू आ जाएगा ई की पावर सिग्मा आर। अब इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा डेल्टा टू आर। राइट हैंड साइड में हमें क्या पुट करना है? एक्सपोनेंशियल
सिग्मा आर, और सिग्मा आर की जो वैल्यू है ये रही, तो ये सारी वैल्यू जो है वो ई के ऊपर लगा देंगे, एक्सपोनेंशियल के ऊपर। तो ई के ऊपर पहले तो ये टर्म लिखते हैं, तो एक तो एक्सपोनेंशियल सिग्मा वाला पार्ट हो जाएगा और एक अलग से एक्सपोनेंशियल करके माइनस में लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है ई की पावर ए और ई की पावर माइनस बी क्या लिखा जाता है, ई की पावर ए माइनस बी। तो यहाँ हमने ई की पावर ए को अलग से लिख दिया और ई की पावर माइनस बी को अलग से लिख दिया। अब हमें पता है ई एस की वैल्यू जो है वो ई टी से बहुत छोटी है, तो इस कंडीशन में जो ई टी की वैल्यू होगी, क्योंकि हमारे पास था ई टी इज इक्वल्स टू ई एस प्लस ई आर। अब अगर हमारे पास ई एस की वैल्यू बहुत छोटी है तो इसको अवॉइड करो। ई टी को नियरली किसके इक्वल मान सकते हैं, ई आर के इक्वल मान सकते हैं, तो नियरली इक्वल टू ई आर मान लिया। तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन 5 जो है ये अभी आपको याद नहीं रहेगी। आपको याद हो तो एक इक्वेशन हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में यूज किया है, 1/τ जो था वो डेल सिग्मा अपॉन डेल यू था, जहां पर यू एनर्जी थी, इंटरनल एनर्जी। अब क्योंकि एनर्जी को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डेल सिग्मा अपॉन डेल ई हो जाएगा, और ये हमने डिराइव किया है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। तो आप याद रख लेना कि एक फॉर्मूला होता है 1/τ इज इक्वल टू डेल सिग्मा अपॉन डेल ई। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 आ जाएगा। सिग्मा की जगह हम रखेंगे सिग्मा आर ई टी, जो हमारा ये रहा, सिग्मा आर ई टी रख लेंगे, ये रहा सिग्मा आर ई टी हमारे पास हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर देंगे, ई टी के रेस्पेक्ट में कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस ये वाला फॉर्मूला रखते हैं, तो ये आ जाएगा डेल्टा टू आर। फर्स्ट फंक्शन एक्सपोनेंशियल वाला है वो एज इट इज किया है, ये वाले फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में यहाँ पर क्या किया है हमने, यहाँ पर ये डेल सिग्मा, इसकी जगह हमने रख दिया 1/2, इसकी जगह हमने क्या रख दिया 1/2 रख दिया, तो ये आ जाएगा माइनस का ई एस अपॉन टो आ जाएगा। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा टू आर फ्रॉम अबव इक्वेशन इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 हमारे पास थी डी ओमेगा एस इज इक्वल्स टू सी डी टो एस डेल्टा टो आर, ये थी। तो डेल्टा टो आर की वैल्यू वहां पे रख देते हैं, तो डी ओमेगा एस जो है वो डी टो एस है, और रिमेनिंग जगह पे ये वाली वैल्यू रख देते हैं, तो रिमेनिंग जगह पे ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, c एज इट इज रखा है, d टू s एज इट इज रखा है, और इन एक्सपोनेंशियल की बजाय इन्होंने e का यूज कर लिया, e की पावर सिग्मा और e की पावर माइनस ई एस अपॉन टू। तो e की पावर सिग्मा और e की पावर माइनस ई एस अपॉन टू कर लिया हमने। ठीक है, और अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो और बड़ा कर लेते हैं इसको, ये देखो और बड़ा हो गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, अगर इस सी को और ई की पावर वाले को, इन दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट मान ले ए डिफाइन कर देते हैं, तो इधर क्या बचा हमारे पास ई की पावर माइनस ई एस बाई टू और डी टी एस बना, जहां पर ए हमने किसकी जगह रखा है, इसकी जगह रखा है। ठीक है, अब हमें इस ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, तो ये किसकी इक्वेशन आ रही है, तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देते हैं, और ऑल ओवर इंटीग्रेशन हमेशा 1 होता है, तो पूरी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि डी ओमेगा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी को, और अगर पूरे ऑल ओवर स्पेस में करते हैं इंटीग्रेशन तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कितनी आती है, 1 आती है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इस फंक्शन से उस साइड में तो मिल जाएगा 1, और राइट साइड में मिल जाएगा इंटीग्रेशन ए ई की पावर माइनस ई एस अपॉन टो साथ में डी टो एस, यही वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। यहाँ से अपन को एक और कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 6 ऑफ सेक्शन 6.4। अब देखो ये रिजल्ट जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं था, ये वाला टॉपिक जिसका ये डेरिवेशन आया है, इसलिए इस बुक में, सत्य प्रकाश की बुक है, आप इक्वेशन नंबर 6 देख लेना, सेक्शन 6.4 का इक्वेशन 6 देख लेना, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। रो डी टाउ की वैल्यू जो होती है वो आपके पास 1 आती है, क्योंकि वो टॉपिक सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने नहीं करवाया है। बाद में ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करने से आपके पास में वैल्यू किसकी आएगी, रो की आएगी। देखो दोनों साइड में यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी आपके पास डी टो है, यहाँ पर भी आपके पास डी टो है, तो बचा क्या, रो बचा एक साइड में, तो एक साइड में तो रो आ जाएगा, और दूसरे साइड में क्या बचा, ए ई की पावर ई माइनस ए ई की पावर माइनस ई बाय टू। ये जो फंक्शन है, अब इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं ताकि एक पेज में आ जाए। सो हैंस वी हैव ड्रॉप, यहाँ पर हमने एस को हटा दिया है क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला हो गया हमारे पास, जनरल फॉर्मूला हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड, ये इक्वेशन 16 जो है यही हमारा गिब्स का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, कैनोनिकल के लिए भी या फिर मैक्रो कैनोनिकल के लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।